666 का युग शुरू होता है। हमें पता चलता है कि सबसे महान पोता यिन जियासीवेन, जो गाओली का संरक्षक देवता था, मर चुका है। उसकी मृत्यु से गाओली की रीढ़ टूट गई है। अब गाओली के पास टांग जनजाति की 10 लाख मजबूत सेना को रोकने का कोई तरीका नहीं बचा है। 2 साल बाद हम एक सार्वजनिक निष्पादन देखते हैं। जांग फई अपने प्रियजनों को धोखे से मरते हुए नहीं देख सकते। टांग जनजाति हंसती है और कहती है कि यह गाओली का हक है। वे एक बच्चे को लाते हैं। निष्पादक जनरल की ओर देखता है और हंसता है, जबकि बच्चा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। निष्पादक उससे कहता है कि यह उसका अपराध है कि वह गलत देश में पैदा हुआ। वह नीचे झुकता है, लेकिन तभी बगल से एक चाकू उड़कर आता है और उसे मार देता है। लड़का हैरान है, जनरल भी हैरान है, क्योंकि यह हमला दूर से हुआ है। तभी गाओली की सेना पहाड़ियों से नीचे उतरने लगती है, अपने घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ। टांग सेना उनके झंडे पहचान लेती है, क्योंकि उन पर एक 3 पैर वाला सूअर है। हमें पता चलता है कि उनकी सेना को ब्लैक आर्मर डेविल आर्मी कहा जाता है। जब वे टांग सेना के करीब पहुंचते हैं, तो जनरल अपनी सेना को आश्चर्यचकित न होने के लिए कहता है। वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि अपनी 3000 की सेना के साथ वे 10 लाख मजबूत सैनिकों का मुकाबला कर सकते हैं। वे अयोग्य हैं। गाओली का जनरल भी वहां मौजूद है। गाओली का जनरल टांग सेना को एक झटके में युद्ध में घसीट लेता है, तुरंत उनका विरोध करता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। आगे बढ़ते हुए वह और सेनाएं नष्ट करता जाता है। टांग सेना पूरी तरह से डर में फंस जाती है और उसकी सेना तुरंत पीछे से पीछा करने लगती है। वे उन्हें हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टांग सेना को केवल पीछे हटाया जा सकता है और यह गाओली की ओर से एक पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई है। फिर वे सेना को भगा देते हैं। एक जीवित सैनिक डर के बारे में झूठ बोलता है, लेकिन जनरल केवल उसका सिर काट देता है। वह जमीन पर लुढ़कता है जब तक कि वह दूसरे सैनिक के पैर से नहीं टकराता, लेकिन उस आदमी को भी सैनिकों ने मार डाला। वह दुश्मन की ओर देखता रहता है जब तक कि और घुड़सवार और सैनिक नहीं आ जाते। वह उन्हें देखता है और फिर अपनी सेना को पिंगयांग किले की ओर जाने और सेना को चलाने का आदेश देता है। फिर वह अपनी सेना को किले में लौटने को कहता है और बुरु और उरु दुश्मन का पीछा रोकेंगे और उनके निकलने का रास्ता बनाएंगे। वह सीधे मोर्चे की ओर मुड़ता है जब सैनिक तेजी से उसके और बाकी सेना के पास से दौड़ते हैं। वह अकेले ही उन्हें काटता है, एक ऐसा रास्ता बनाता है जो सेना को विभाजित कर देता है, जैसे कि समुद्र का हिस्सा। सेना उनकी रक्षा के लिए पूरी कोशिश करेगी और बाद में वे सेना के माध्यम से गुजरते हैं और सेना की सेना उन पर दबाव बनाने लगती है ताकि वे उनका पीछा न कर सकें। बाद में एक आदमी सेना से कहता है कि उसे भी युद्ध में जाने दिया जाए, क्योंकि वह अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है। यह आदमी का पिता है जिसे मार दिया जा रहा है, लेकिन आदमी कहता है कि वह लड़ेगा। आदमी पीछे मुड़कर कसम खाता है कि वह लड़ेगा। आदमी सेना के युद्ध शुरू करने की प्रतीक्षा नहीं करता। युद्ध कौशल फिर से प्रदर्शित होता है। सेना जनरल को नमन करती है। जनरल भी सेना को आशीर्वाद देता है। सैनिक एक दूसरे को देखते हैं और उसे युद्ध में ले जाते हैं और सहमत होते हैं कि वह युद्ध में भाग लेगा। अपनी स्वयं की सेना के साथ वह एक साथ ऊपर चढ़ता है। सेना अधिक मूल्यवान हो जाती है। कई सैनिक ढाल की तरह खड़े होते हैं, बच्चों और घायलों की रक्षा करते हैं और फिर पिंगयांग हॉल की ओर जाते हैं। जब लड़का भागता है तो वह अपने पिता से कहता है कि वह उनके परिवार की रक्षा करेगा, इसलिए उसे जीवित वापस आना होगा। जब हम देखते हैं कि 1 लाख मजबूत सैनिक उनकी सहायता के लिए आ रहे हैं, जनरल अपनी तलवार उठाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि वे किसी को भी भागने न दें। वे एक साथ जमीन पर अपनी तलवारें पटकते हैं, मैदान में आवाज करते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं। नागरिक आखिरकार पिंगयांग हॉल में पहुंचते हैं।
दरवाजा खोलने का अनुरोध करते हैं। दीवारों पर लोग उन्हें देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। नागरिक चिल्लाते हैं, दरवाजा खोलने की भीख मांगते हैं। जनरल अपनी हथेलियां मलने लगता है, गुस्से में दिखता है। वह अपने रक्षा कप्तान से पूछता है कि क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। उसका नाम जनरल बोझोंग है। रक्षा कप्तान उसे खुद को मारने की भीख मांगता है, कहता है कि दुश्मन की संख्या बहुत अधिक है। बोझोंग हंसता है और फिर अंत में रोने लगता है। रक्षा कप्तान कहता है कि जनरल को विशालकाय सेना से बचकर भागना चाहिए। बोझोंग कहता है कि भले ही वह भाग जाए, वह नहीं भागेगा। रक्षा कप्तान कहता है कि उन्होंने नावें तैयार की हैं, उसे दक्षिण की ओर रवाना होना चाहिए, अपनी ताकत जमा करनी चाहिए और फिर से निर्माण करना चाहिए। जनरल उदास होता है, कहता है कि भले ही वे ताकत जमा कर लें, वे लड़ेंगे। रक्षा कप्तान उसे याद दिलाता है कि सबसे महान जनरल जिन चेन अभी भी जीवित है। बोझोंग की आंखें तुरंत उम्मीद से चमक उठती हैं, उसे लगता है कि वह सही है। वह रक्षा कप्तान से एक चीज मांगता है। हम नहीं सुन पाते कि वह क्या कहता है, लेकिन वह उसके सिर को चूमता है। हम समझ जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी उसके बेटे को लाती है। बाद में हम बेटे के पिता को जमीन पर मरा हुआ देखते हैं। जनरल जिनचेन उसे देखता है और कहता है कि उसकी मृत्यु को उसके बेटे द्वारा याद किया जाएगा। इसके बाद दुश्मन की लहर पहाड़ी की चोटी पर दिखाई देती है। दोनों बुरु और उरु झगड़ने लगते हैं, यह तय करने के लिए कि कौन ज्यादा लोगों को मार सकता है। हुई भी उसे बताता है कि लड़ाई की हवा बदल गई है। जनरल जिनचेन का